हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है सीजी बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का। तो हमने इससे पहले सेट ए डिस्कस किया था पूरा 2018 का पेपर मैथमेटिक्स का, और उसके जस्ट बाद अब हम लोग सेट बी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। और आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाओ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो, इन सब के PDF वगैरह भी वहीं पे आपको सब मिलेंगे, इवन हमारी वेबसाइट की लिंक भी आपको मिलेगी। तो उस लिंक पे जाके आप ये सारे PDFs डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा भी सारे लेक्चर्स आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट बी जो है हमारा, ठीक है, सेट बी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया है कि सबसे पहले हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए 2x + 5 एवं 3x - 2 का योग क्या है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, 2x + 5 और 3x - 2 का योग क्या है। योग यानी सम करना, नीचे आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा, द सम ऑफ 2x + 5 एंड 3x - 2, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं ताकि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा लंबी ना हो। फटाफट यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। डायरेक्ट हम ऑप्शन चूज़ करने वाले हैं। तो देखो, हमको डायरेक्ट इनको जोड़ना है। तो हमको ऑप्शन दिया है 2x + 5, ठीक है, दिस इज़ प्लस, और जोड़ना किसको है इसमें हमको ऐड करना है 3x - 2। तो आपको बता दें नियम, ध्यान से समझते चलिएगा। जो जो नियम मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा उसको मार्कआउट करते रहिएगा। ये क्वेश्चन आए या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बहुत आसानी से सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले आप नियम याद रखिए कि जो x वाली क्वांटिटी होती है वेरिएबल, वो x वाले के साथ ही जुड़ती है या घटती है, ये बात याद रखिएगा। और जो बिना x वाली क्वांटिटी होती है वो बिना x वाली क्वांटिटी के साथ जुड़ती और घटती है। ठीक है, बात समझ गए। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, 2x को जो है वो किसके साथ ऐड करना है, 3x के साथ, और 5 को जो है वो किसके साथ ऐड करना है, ये 2 के साथ, क्योंकि ये बिना वेरिएबल वाला है। बात समझ में आ गई। ओके, तो चलिए फिर से मैं इसको लिखता हूँ। यहाँ पे हम दोनों को ऐड करने वाले हैं। सो दिस इज़ 2x + 5 + 3x - 2। तो हमने पहले आपको बताया कि क्या करना है, आपको x वाले को एक साथ लिखना है। दोनों के साइन देखिए पॉजिटिव हैं, तो मैंने दोनों को पॉजिटिव लिखा है। उसके बाद नंबर वाले साथ में हम लिखेंगे 5 का साइन पॉजिटिव है, 2 का साइन नेगेटिव है, तो ये -2। अब ये साथ में आपस में जुड़ जाएंगे, ये साथ में आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2x और 3x मिलके कितने x होते हैं, 5x। और 5 और 2 देखो, एक प्लस में है एक माइनस में है। एक प्लस में है, ये देखो 5 किस में है, पॉजिटिव, 2 किस में है, निगेटिव। आप ये जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, साइड में मैं लिख रहा हूँ। छोटे छोटे डाउट्स भी मैं आपके क्लियर करते चलूँगा। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, याद रखेंगे आप, प्लस माइनस माइनस, यानी हमको कौन सा ऑपरेशन करना है, माइनस, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करना है। तो 5 में से 2, जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दो। 5 में से 2 गया, 3 आया, यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं। तो ये हमने 3 लिखा, लेकिन इस 3 पर साइन कौन सा आएगा, इस 3 पर साइन कौन सा आएगा, तो आंसर है जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन आएगा। बड़ा 5 है, 5 में प्लस है, तो इस 3 में भी क्या आएगा, प्लस। ये हमारा आंसर हो गया 5x + 3। और इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा ये हमको नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा बा वाला जो ऑप्शन है 5x + 3, यानी ये बी वाला, इंग्लिश मीडियम में देखिए 5x + 3, दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखो, हिंदी में लिखा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये में सार्वांतर क्या होगा। सार्वांतर बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को। इंग्लिश मीडियम में देखो, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी, इस एपी का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से बताता हूँ आपको। एपी यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। एपी दिया है 5, 11,
17, 23 और ये AP ऐसे कंटिन्यू बढ़ते जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, इसमें ये पहली क्वांटिटी जो हमारी होती है, ये पहली क्वांटिटी अपन बोलते हैं A से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये दूसरी क्वांटिटी A2, ये तीसरी क्वांटिटी A3, ये चौथी क्वांटिटी A4 और ऐसे ये बढ़ता जा रहा है AP हमारा। ठीक है, अब हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी ये आपका सार्वांतर। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हिंदी मीडियम वाले सार्वांतर लिख लीजिएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों, किसी भी टर्म, कोई भी एक टर्म पकड़िए, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो मैं ये दो टर्म ले लेता हूँ शुरू के, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करते हैं, देखो दूसरे टर्म से पहले टर्म को घटा देते हैं। दूसरा टर्म है 11, पहला टर्म है 5, 11 में से 5 गया, कितना आया, 6। 6 हमारा क्या बन गया, कॉमन डिफरेंस। इसमें ऑप्शन कौन सा है हमारा, देखो ऑप्शन नंबर डी, ये 6। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हिंदी मीडियम में दा वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट -3, 5 लाई। तो ये जो क्वाड्रेंट है हमारा -3, 5। अच्छा, मैं यहीं पर मैं आपको एक बात बताता चलता हूँ कि ये क्वेश्चंस जो है ना, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन, ये आपके परीक्षा बोर्ड वगैरह में गलत छपा है। वहाँ पर उन्होंने इस 5 को ना -5 लिखा है इसको। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई -5 नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमको बताना है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, चतुर्थांश में। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान से देखिए मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं इस तरह का। ठीक, ये होता है हमारा, देखो पहला क्वाड्रेंट, ये होता है दूसरा क्वाड्रेंट, ये वाला होता है तीसरा क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा चौथा क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई। फिर से देखो, ये है आपका एक्स एक्सिस, इधर वाला क्या होता है आपका -x एक्सिस। एक्स निगेटिव होता है इस तरफ, ऊपर की तरफ जो है y कैसा रहता है, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ y कैसा रहता है, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव y। यहाँ तक बात समझ गए। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, जब भी अपन इस तरह के क्वाड्रेंट लिखते हैं ना ये, तो सबसे पहले नियम ये है, इसको बोलते हैं एब्सीसा। एब्सीसा को अपन x से दिखाते हैं। सबसे पहले आपको x लिखना रहता है, यानी -3 क्या चीज़ है, x कोऑर्डिनेट, फिर कॉमा, फिर अपन लिखते हैं ऑर्डिनेट, जिसको y क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो सेकंड में हमेशा दूसरे नंबर पर y क्वाड्रेंट लिखा जाता है। तो -3 क्या चीज़ है, x कोऑर्डिनेट, और 5 क्या चीज़ है, y कोऑर्डिनेट। तो देखो x कैसा आ रहा है, निगेटिव, दिखा। y कैसा आ रहा है, ये 5y है, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो x कैसा हो गया, यहाँ पे देखो x का साइन हो गया निगेटिव, y का साइन कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो x कहाँ निगेटिव कहाँ पॉजिटिव, हमको x निगेटिव चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि ये वाले इस तरफ, दाहिनी तरफ, राइट में, ये x कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव x है। और इस तरफ x कैसा रहता है, x रहता है इधर निगेटिव, ये निगेटिव x की निशानी हो गई। ऊपर की तरफ y कैसा रहता है, ये y रहता है हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव y हो गया। नीचे की तरफ y कैसा रहता है, नेगेटिव y। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर से यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ध्यान से देखो और ध्यान से समझो ना। ये पहला क्वाड्रेंट ना, हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको x क्या दिया है, यहाँ पर देखो x कैसा है हमारा निगेटिव, y कैसा है पॉजिटिव। x निगेटिव कहाँ होता है, यहाँ, ये हमारा x निगेटिव है, -x। ठीक, y हमको कैसा चाहिए यहाँ पर, पॉजिटिव। y पॉजिटिव ये वाली लाइन में होता है। तो ये दोनों लाइन के बीच में जो एरिया फंसा, यानी ये वाला एरिया, ठीक है, इस क्वाड्रेंट की अपन बात करें, इस क्वाड्रेंट को हम लेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेंट कैसा है, दिस इज़ पॉजिटिव y और ये निगेटिव x। तो यही चीज़ तो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि x हमारा निगेटिव है, y पॉजिटिव है। ये कौन से क्वाड्रेंट में फंसा, सेकंड क्वाड्रेंट में फंसा, दूसरे क्वाड्रेंट में। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला। बात समझ आ गई, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ऑप्शन हो गया। अगर यहाँ पर ये -5 होता, सपोज -3 -5, तो x भी निगेटिव हो गया, y भी निगेटिव हो गया। ये कहाँ पर फंसेगा, x निगेटिव कहाँ है जी, ये है, दिखा, और y निगेटिव यहाँ नीचे होता, ये वाला। बात समझ रहे हैं।
तो फिर ये वाला y नेगेटिव और ये वाला x नेगेटिव, ये वाला क्वाड्रेंट हम लेते और इस क्वाड्रेंट को हम बोलते थर्ड क्वाड्रेंट। तो उस समय हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता? थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन अभी कौन सा ऑप्शन है? सेकंड क्वाड्रेंट। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है? द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए आपको मैं आइडेंटिटी दिखाना चाहूँगा, ठीक है। थोड़ी सी आइडेंटिटी आप यहाँ पर याद करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब त्रिकोणमिति। इसमें हम लोग 3 आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। उसमें मैं अभी तीनों आइडेंटिटी आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट पहली आइडेंटिटी आपको बता रहा हूँ। पहली आइडेंटिटी बहुत कॉमन है, सबको याद भी रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन सब के डिटेल लेक्चर हमारे चैनल पर ऑलरेडी डले हुए हैं, जिसको शौक हो वो जाके डिटेल लेक्चर देख सकता है कि ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ऊपर देखो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पहली आइडेंटिटी है। यहाँ पर भी हम यही चीज़ बनाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो दाहिनी तरफ 1 है और बाएं तरफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को, ये आइडेंटिटी है हमारी ना, इसको अगर मैं इक्वल साइन के उस पार अगर भेज दूं, इक्वल साइन के उस पार, तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा हमारा पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो हम इसको उधर भेज रहे हैं, देखो ना, इक्वल साइन के बाद 1 है और ये साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो क्या बन गया? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये वही चीज़ बन गई ना जो क्वेश्चन में है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले में इधर कौन सी चीज़ बची जिसको हम लिखने वाले हैं? तो आंसर है सिर्फ ये रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सिर्फ बचा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी से। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ये पहला वाला ए ऑप्शन, कॉस स्क्वायर थीटा। आ वाला ऑप्शन हिंदी मीडियम में कॉस स्क्वायर थीटा। नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखो, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। वार्षिक दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इफ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज डन ऑन हाफ अर्ली बेसिस इन द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट देन द एनुअल रेट शुड बी टेकन। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार ध्यान से पढ़िए जब तक समझ में ना आए, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो, इफ़ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज़ डन ऑन हाफ अर्ली। देखो क्वेश्चन बोलता है कि अगर आप पैसा हमारे बैंक में जमा करते हो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ ना, तो बैंक वाले हमको बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं बैंक वाले कि देखो भैया आपके खाते में हम ब्याज कैसे लगाएंगे? एवरी हाफ ईयरली, हर 6 महीने में। यहाँ भी देखो छमाही हम ब्याज लगा देंगे, यानी आपको ब्याज दे देंगे आपके खाते में। तो ब्याज की जो गणना है, ब्याज लगाने का जो प्रोसेस है, इंटरेस्ट देने का जो प्रक्रिया है, वो हम कब देंगे? बैंक कब देगी? हर 6 महीने में इंटरेस्ट लगा देगी। जैसे ही 6 महीना पूरा होगा, ब्याज जोड़ के आपके खाते में पैसा ऐड कर देगी। फिर अगला 6 महीना आएगा, फिर दोबारा ब्याज लगा देगी। तो देखो एक साल में कितनी बार 6 महीने आते हैं? यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ ना, ध्यान से देखते जाना। एक साल में, 1 ईयर में कितने 6 महीने आते हैं? 2 6 मंथ। एक साल में कै बार 6 महीने आए? 2 बार। इसका मतलब है एक साल में कै बार ब्याज लगाया? तो आंसर है 2 बार ब्याज लगाया, 2 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। ये समझते जाइएगा ना, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। एक साल में कै बार 6 महीना, क्योंकि वो बोल रहा है मैं 6 महीने में ब्याज लगाता हूँ। तो हम ये देखते हैं कि देखो भैया एक साल में कै बार 6 महीने आते हैं? 2 बार आते हैं। तो कितने बार ब्याज लगाएगा आपके खाते में? 2 बार ब्याज लगा देगा आपके खाते में, ठीक। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हर 6 महीने में हो, 6 महीने में ब्याज लगे आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, तो एनुअल रेट कितना हो जाएगा? यानी जो रेट ब्याज दर है वो कितनी हो जाएगी? तो याद रखिएगा, इसको निकालने का सबसे सटीक तरीका ये है कि एक साल में देख लो कै बार वो ब्याज लगा रहा है। एक साल में कै बार ब्याज लगा रहा है? तो हमने देखा 6 महीने में लगा रहा है, एक साल में 2 बार 6 महीने आ रहे हैं, तो एक साल में 2 बार ब्याज लगाया। कितनी बार? 2 बार। तो ये जो रेट है ब्याज दर, इसके भी कितने टुकड़े होंगे? 2 टुकड़े। तो यहाँ पर जितना भी एक साल में जितना भी रेट लगता रहा होगा इंटरेस्ट,
वो कितना हो जाएगा, आप 2 टुकड़े हो जाएगा, यानी उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जितनी बार ब्याज लगता है उतने से डिवाइड कर दीजिए, उतने टुकड़े कर दीजिए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेट को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो सी, हाफ, आधा हो गया। 2 से भाग दे दिए तो आधा ही हो गया ना। तो इसमें मूल मंत्र सिर्फ यही बच्चों, ध्यान रखना कि एक साल में जितनी बार ब्याज लगाया जाता है, जितनी बार, वो नंबर बस आपको ज्ञात करना। जैसे यहाँ पर 2 बार ब्याज लग रहा है, 6 महीने में मतलब 2 बार। तो जितनी बार ब्याज लगता है बस रेट के उतने टुकड़े कर देने हैं आपको, आर को उतने से ही डिवाइड कर दीजिए और ऑप्शन देख के करेक्ट कर दीजिए। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, छठवां क्वेश्चन। छठवां तो नहीं है, 5 ठो रहा ये, ठीक है। चलो फिल इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो 1 बाय 1 बनाते हैं इसको ना। देखो पहला क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले भी देखते जाओ। इफ़ ए इज़ टू बी इज़ टू सी हो तो मध्यानुपाती क्या होगा। इंग्लिश में देखो ए इज़ टू बी इज़ टू सी। ये क्वेश्चन देख के समझ जाना ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देन देखो क्या बोल रहा है, देन मीन प्रोपोर्शनल विल बी। जैसे ही आपको 3 क्वांटिटी रेशियो में दिखें, फट से आप क्या करोगे, ऐसे लिख दिए ए इज़ टू बी इज़ टू सी। 3 क्वांटिटी हो गया। इसको एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है, क्वांटिटी 4 होती हैं, बीच वाली क्वांटिटी को आप 2 बार लिखिए। ये प्रोपोर्शनेट का साइन है, बीच वाली क्वांटिटी को 2 बार लिख देते हैं ना, ये इस तरह से लिखा जाता है इसको। इसका मेरा डिटेल लेक्चर अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हो चैनल पर। तो इसमें अब नियम क्या है, देखो कि जब 4 क्वांटिटी दिया, 3 है लेकिन प्रोपोर्शन ना हमेशा 4 क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा। तो इसमें जब भी 3 क्वांटिटी दे तो बीच वाली को 2 बार लिख लो। तो हमने देखो बीच वाली को 2 बार लिख लिए। अब इसमें होता ये है कि जो बाहर बाहर नंबर लिखे हुए हैं, जैसे ये ए फॉर एप्पल बाहर लिखा है, सी फॉर कैट बाहर लिखा है, तो इन बाहर वालों को बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म, बाहर बाहर किनारे किनारे वाले नंबर। और ये जो बीच में लिखे हुए हैं, ये 2 ठो बी दिखे, ये बीच वाले नंबर हैं, तो इसको हम मिडिल टर्म बोलते हैं। अब इसमें होता ये है कि जब 4 क्वांटिटी प्रोपोर्शनल रहती हैं, प्रोपोर्शनल, तो इसमें नियम ये है कि ये बाहर बाहर के जो नंबर हैं इनका मल्टीप्लाई, बाहर वाले जो नंबर हैं इनका गुणा हमेशा बीच वाले नंबर के आपस के गुणा के बराबर होता है। तो इसको मैं इंग्लिश में ऐसे लिखवाता हूँ बच्चों को कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म या मिडिल टर्म। ठीक, समझ गए। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सी, क्योंकि बाहर बाहर है। तो ये आपका ए सी किसके बराबर होगा, बी और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। लेकिन हमसे तो सिर्फ ये मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, मीन टर्म, सिर्फ मीन टर्म बताना, ये तो बी स्क्वायर आया। बी ही ना बीच में है, देखो यहाँ पे बी हमारा मीन प्रोपोर्शनल है, तो हमको बी बताना है, बी स्क्वायर नहीं बताना। तो इस स्क्वायर को देखो, इस स्क्वायर को अगर हम इक्वल के इस पार भेजेंगे तो आप सबको पता है कि जब स्क्वायर इधर आता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है ये बी। और कोई भी क्वांटिटी जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलती है तो वो हमेशा प्लस और माइनस में निकलती है। तो ऐसा कुछ हमारा सिचुएशन बन जाता है, ये याद रखिएगा। कोई भी क्वांटिटी स्क्वायर रूट से बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में निकलती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा हमारा, अंडर रूट ए सी और बाहर प्लस माइनस का साइन रहेगा। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं। देखो हिंदी में भी पढ़िए, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। द एब्सीसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, एब्सीसा का मतलब होता है एक्स क्वाड्रेंट। क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, नॉट क्वाड्रेंट, एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, इसको ध्यान से समझो बच्चों। देखो यहाँ पर मैं एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ फिर से, ये ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। ठीक, वाई एक्सिस देखो, वाई वाली लाइन को देखो ना, वाई वाली लाइन से हट करके अगर मैं इधर जाऊंगा इस तरफ, तब ना ये एक्स पैदा होगा, एक्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। या इस वाई वाली लाइन से हट के मैं इस तरफ जाऊंगा, तब माइनस एक्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक्स कब पैदा होता है, जब हम वाई वाली लाइन से हट के या इधर जाते हैं या तो इधर जाते हैं। अगर हम वाई वाली लाइन पर ही रह जाएं, इसी लाइन पर रहें, कहीं ना जाएं, इसी पर रहें, तो एक्स पैदा ही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। तो वाई वाली लाइन पर अगर हम रहें, खड़े हो जाएं, कहीं ना जाएं, तो ये वाई वाली लाइन पर ही हम रहें, इधर उधर नहीं जाएं, तो एक्स पैदा ही नहीं होगा। इसका मतलब वाई एक्सिस पर
किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो कुछ रहेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, 0। x होता ही नहीं है, y बस जिंदा रहता है। y यानी आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, y बस चेंज होगा। ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव y, नीचे जाओगे तो निगेटिव y, खाली y बस चेंज होगा। x कब चेंज होता है, जब आप दाएं जाएं या बाएं जाएं। और अगर आप इसी लाइन पर खड़े हो जाएं y पर, तो फिर x नहीं होता, x 0 रहता है। तो याद रखिएगा y एक्सिस पर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो y अक्ष पर, किसी भी पॉइंट का, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, नीचे ले लो, यहाँ पर पॉइंट, जब तक आप दाएं बाएं नहीं हिलोगे इस लाइन को छोड़ के, तब तक x जिंदा ही नहीं होगा, x 0 रहेगा। तो याद रखना x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। और इसी तरह y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। यही चीज़ यहाँ भी मैंने एक्सप्लेन कर दी। x एक्सिस पर कौन 0 रहेगा, जब आप ऊपर नीचे ही नहीं जा रहे हो, x एक्सिस पर ही खड़े हो, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 रहता है। किसी भी पॉइंट पर ले लो तो x कुछ ना कुछ तो रहेगा, लेकिन y 0 रहेगा। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो ये उम्मीद है आप समझ गए होगे इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आंसर भी लिखते चलता हूँ ना भाई, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि आप तो आंसर लिख भी नहीं किए। ये 0 होगा। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख लो 0 0, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक। और यहाँ वाला हमारा ऑप्शन क्या था, दिस इज़ ±√AC। तीसरा क्वेश्चन इसमें देखो, इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 10 सेंटीमीटर। किसी सर्कल की त्रिज्या, अगर वृत्त बोलते हैं ना सर्कल को, इतना तो समझ रहे हैं, 10 सेंटीमीटर रेडियस हो, तो डायमीटर विल भी कितना होगा, उसका व्यास कितना होगा। आप सबको पता है व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो जस्ट उसको डबल कर दीजिए, 2 टाइम कर दीजिए। तो इसके आप ऑप्शंस बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे ये तो नंबर में दे दिया है ना, तो रेडियस अगर 10 है, रेडियस अगर 10 है तो डायमीटर कितना होगा, 2 टाइम r, यानी 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर डालो, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रहा है, जल्दी जल्दी बनाते हैं। चलो अगला चौथा क्वेश्चन है, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर पॉलीगॉन इज। समरूप बहुभुज के संगत कोण क्या होते हैं। खाली स्थान है तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये सिमिलर पॉलीगॉन वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। पॉलीगॉन एक ऐसा फिगर होता है जो चारों तरफ से क्लोज होता है, कम से कम उसमें 3 साइड होनी चाहिए। तो मिसाल के लिए नीचे देखो, मैं बना लेता हूँ ट्राइंगल, 2 ठो, ये पहला पॉलीगॉन हो गया हमारा, और ये दूसरा पॉलीगॉन हो गया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो ये दोनों पॉलीगॉन ना सिमिलर है, सिमिलर की निशानी ये, हालांकि ये वाला टॉपिक जो है ना इस साल कट गया है, तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन इस साल नहीं आएंगे 2021 में, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर आप देख रहे हो 2021 के अलावा कभी भी देख रहे हो तो फिर ये इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। तो 2 पॉलीगॉन को मैंने भी एग्जांपल के तौर पे ट्राइंगल ले लिया है, क्लोज फिगर है, 3 साइड है, इससे ज़्यादा साइड भी होंगी तो भी पॉलीगॉन कहलाएंगे वो, और क्लोज होना चाहिए। अब ये दोनों फिगर जो है वो क्या है, सिमिलर जब फिगर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, देखो जैसे ये वाला एंगल है, इसका करस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, ये, और ये ऊपर वाले एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, यही ऊपर वाला दूसरे फिगर में। बात समझ गए। तो जब 2 फिगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर हो जाते हैं, इक्वल। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बात अगर मैं करूँ तो इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल। और हिंदी मीडियम में आप बराबर लिख सकते हो, समान लिख सकते हो, समान लिख सकते हो, समान, या बराबर भी लिख सकते हो, बराबर, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को दी गई पहचान संख्या को क्या कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं द आइडेंटिटी नंबर गिवन टू ईच इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और कंपनी बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कॉल्ड। ये वही चीज़ है जो आपको आजकल खाता खुलाने में कंपलसरी है, इसको हम बोलते हैं पैन कार्ड, ठीक है। तो खाली आप क्या लिखेंगे, पैन कार्ड, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है देख लेना भैया खुद से। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट आया ट्रू फॉल्स का, सत्य और असत्य। चलिए भाई पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सदैव सम संख्या होता है। इंग्लिश में द सम ऑफ 1 ऑड नंबर, कौन सा नंबर लेना है, देखो एक ऑड नंबर तो जानते हो ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7, एंड 1 इवन नंबर, और दोनों का क्या करना है दोस्त, सम करना है। सम ऑफ 1 ऑड नंबर 1 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। क्या ये हमेशा ऐसा होता है? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो एक मैं ऑड नंबर ले रहा हूँ 1, एक इवन नंबर ले रहा हूँ 2, दोनों जोड़ दिया मैंने, क्या आया 3। 3 कैसा नंबर है, ऑड,
विषम संख्या। और यहाँ ये क्या बोल रहा है, देखो द सम ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। क्या एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर का सम हमेशा इवन नंबर आता है, सम संख्या आता है? आंसर है नहीं। देखो ना क्या आया, विषम संख्या आ गया। हमने एक ऑड लिया, एक इवन लिया, दोनों को जोड़े तो विषम संख्या आ गया। मतलब ये बात उनकी सत्य नहीं है। तो ये क्या है भैया, फॉल्स है। ठीक है, आप लोग हिंदी में असत्य लिख सकते हो, मैं इसको बहुत खूबसूरती के साथ फॉल्स लिख दे रहा हूँ, फॉल्स काट दे रहा हूँ ऐसे ना, फॉल्स है ये। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0 इज 0 एंड 7। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया है, ये क्या इसका हल 0 और 7 होगा? तो चेक कर लेते हैं यार। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, दोनों जगह x दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो x कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचा x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना, ठीक, ये एक नंबर है मेरा x, ये x, और दूसरा नंबर है मेरा x माइनस 7, और दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, 0। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है? तब होता है जब या तो ये नंबर 0 हो या ये नंबर 0 हो, दोनों में से कोई एक 0 हो, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार हम x को 0 लिख लेंगे और एक बार हम x माइनस 7 को 0 लिख देंगे। x इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू 0 ही होता है, और x माइनस 7 इक्वल टू 0 का मतलब होता है x इज इक्वल टू प्लस 7। 7 उस पार चला गया, पॉजिटिव हो गया, तो x की एक वैल्यू 0 हो गई, x की एक वैल्यू 7 हो गई, और इन्होंने वही तो दिया है 0 और 7, इसका हल होगा, वैल्यू होगी। तो ये करेक्ट है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, ट्रू। ठीक, अगला तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो द नंबर ऑफ स्पेस डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 8। स्पेस डायगोनल, अब स्पेस डायगोनल पर मेरा पूरा लेक्चर रिकॉर्ड है, मैं भी बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप चाहें तो जाओ प्लेलिस्ट पे, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, जाइए 15वां चैप्टर खोलिए, वो आपका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम वाला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का चैप्टर है, उसमें आप पहला एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। स्पेस डायगोनल और फेस डायगोनल के बीच का अंतर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, क्यूब जिसको घन बोलते हैं अपन, ठीक, इसको आप ऐसे इमेजिन करिए जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो ना, उसको क्यूब मान लो, आप अंदर ही बैठे हो, अंदर कमरे के ना, वो कमरा आपका क्यूब हो गया, इमेजिन करिए। अब आप ये देखिए कि अंदर ही अंदर हवा में हम कैठो डंडे या कैठो लकड़ी उसमें सेट कर सकते हैं कमरे में, एक कोने को छुए और उसके अपोजिट के दूसरे कॉर्नर को छुए। अब मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करके देख सकते हो। जैसे एक ऊपर वाला कॉर्नर, तो जस्ट उसके अपोजिट में आपके पीठ के पीछे नीचे वाला कॉर्नर, समझ सकते हो ना डायगोनल कैसे बनता है। ठीक है, मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे ये हमारा क्यूब हो गया, ठीक, मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, कोई प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं होगा। ठीक, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। ये कमरा है, इसके अंदर आप बैठे हो। स्पेस डायगोनल का मतलब ये है बच्चे, ध्यान से समझना, अंदर है अंदर देखना ना। अगर मैं ये वाला कोना लेता हूँ, ये रेड कलर से दिखा रहा हूँ, तो इसके अपोजिट का ये वाला कोना लूँगा, दिखा। अब अंदर है अंदर एक डंडा ऐसे हमने सेट कर दिया अंदर अंदर कमरे के, ये पहला स्पेस डायगोनल हो गया। दूसरा कौन सा बन सकता है? दूसरे के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ भैया ना, देखना कौन सा कलर ले लें यार, ब्लैक ले लेते हैं। इसके अपोजिट का कॉर्नर कौन सा होगा? ये वाला। ठीक, तो यहाँ से ये अंदर है अंदर, ये दूसरा डंडा आ गया। तीसरा डंडा कहाँ से जा सकता है? देखो ये कॉर्नर अंदर है अंदर सोचिएगा, और ये अपोजिट का कॉर्नर, ये तीसरा ऐसे जाएगा। ये सपोज देखना ना, गड़बड़ हो रहा है। ये तीसरा कॉर्नर हो गया, ये तीसरा स्पेस डायगोनल हो गया। चौथा स्पेस डायगोनल ये कोना बचा, और आपके पीछे ये कोना बचा, तो ये हमारा चौथा स्पेस डायगोनल हो गया। तो अपन कितने स्पेस डायगोनल बना ले, देख लो, सारे कॉर्नर हमने यूज़ कर लिए। 4 स्पेस डायगोनल हम बना सकते हैं। कितने? 4 स्पेस डायगोनल। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मेरा लेक्चर देखो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये इसमें 8 लिखा है ऑप्शन, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? असत्य, जिसको मैं फॉल्स लिख रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसके लिए आपको टेबल याद करना पड़ेगा।
साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है। बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल ट्रू है भाई ना। आपको इसके लिए टेबल याद करना पड़ेगा, और याद करने की ट्रिक भी मैंने बता दी है। एग्ज़ाम में जाओ, पेपर का पीछे का पन्ना लो, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, मैंने जो ट्रिक बताई है टेबल बनाने की, 1 मिनट लगेगा, आप वो टेबल बना लो एग्ज़ाम में, और फिर उसी से देख देख के वैल्यू पुट करेंगे एग्ज़ाम में, ठीक। तो वो ट्रिक ज़रूर देखो, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें डली हुई हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ट्रू फॉल्स का। द कॉर्ड इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट। क्या एक कॉर्ड, जिसको जीवा बोलते हैं, सर्कल यानी वृत्त को 2 बिंदुओं पर टच करता है? तो आंसर है हाँ भैया, 2 बिंदु पर ही टच करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा वृत्त हो गया, सर्कल। और कोई भी एक लाइन आप ऐसी खींचिए जो सर्कल को 2 जगह छू दे। जैसे इसने यहाँ छू दिया, इसने यहाँ छू दिया, ये ए पॉइंट मान लिया मैंने, ये बी पॉइंट मान लिया। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 जगह छूती है, इसको अपन कॉर्ड बोलते हैं। और हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा भैया, ठीक, ये जीवा। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। तो ये हमारा क्या क्या हो गया? ट्रू हो गया, सत्य हो गया ना। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ से आगे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत आराम से, बहुत धैर्य रख के चीज़ों को समझिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px = 2x³ - x² - 4 हो, तो p ऑफ 2 तथा p ऑफ 0 का मान क्या होगा? इंग्लिश में द पॉलिनोमियल दिख ही रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2 एंड p ऑफ 0। p ऑफ 2 और p ऑफ 0 का क्या मतलब है? ये ठीक है। देखो, p ऑफ 2, ये 2 किसकी जगह है? यहाँ देखो इसको ज़रा, 2 किसकी जगह? x की जगह। इसका मतलब है जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x आ रहा है, वहाँ वहाँ आप x की जगह क्या पुट करेंगे? ये 2 एक बार, और दूसरी बार x की जगह क्या दिख रहा है? देखो 0। तो जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x आ रहा है, वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। और इससे जो चीज़ निकल के आएगी ना, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है पहले चैप्टर का, ठीक है। तो चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं जल्दी से, बिना समय गंवाए। सबसे पहले हमको गिवन क्या दिया है, लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, 2x³ - x² और -4। तो एक बार अपन क्या करेंगे, देखो ना, पहला एट x = क्या लेना है हमको? यहाँ पे क्या दिख रहा है? p ऑफ 2 निकालना है ना। x की जगह 2 दिख रहा है, x = 2। देयरफॉर जहाँ जहाँ x आया है, जैसे यहाँ पे x है, तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे? x की जगह 2। यहाँ x है, x की जगह आप 2 पुट करिए, इसका क्यूब। यहाँ x है, x की जगह 2 पुट करिए, इसका स्क्वायर, -4। चलिए 2 का हमको क्यूब करना है, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 × 2 कितना होता है? 8। यहाँ 2 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 = 4, और ये 4, ठीक। 8 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट में, इसलिए 8 × 2 = 16। और यहाँ देखो ना, ये 4 भी माइनस में, ये 4 भी माइनस में, तो साथ में सॉल्व होंगे। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ना है। 4 और 4 क्या हो गया? 8। साइन माइनस का ही लगेगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो अब 16 में 8 गया, कितना आया भैया? 8 आया, पॉजिटिव। 16 बड़ा है, ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब है जब हम पॉलिनोमियल में 2 रखते हैं x की जगह, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है? 8। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर थ्योरम। अगर आप x - 2 से इसको डिवाइड करते, इस पॉलिनोमियल को, दिए हुए पॉलिनोमियल को डिवाइड करते, तो रिमाइंडर यही आता। यही तो रिमाइंडर थ्योरम की खासियत है, खूबसूरती है। एक बार आप वो लेक्चर सुन के तो देखो, बड़ा मज़ा आएगा आपको, पहले चैप्टर का, पॉलिनोमियल का, ठीक। बहुपद बोलते हैं आप हिंदी में। दूसरा अपन लेते हैं, चलो यहीं पर। अब की बार अपने को क्या पुट करना है? देखो, x की जगह यहाँ क्या दिख रहा था सेकंड में? 0। तो मैं x की जगह 0 पुट कर देता हूँ उसी पॉलिनोमियल में। तो जहाँ जहाँ x है, वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर रहे हैं ना। देखो, 2x का क्यूब यानी 0 का क्यूब, -x² यानी 0 का स्क्वायर, -4, ठीक। देखो, 0 का क्यूब यानी 0, 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 0। 0 का स्क्वायर भी 0, और ये सिर्फ क्या आया? -4। यानी लास्ट में ऑप्शन में सिर्फ क्या मिलेगा आपको? -4। यानी p ऑफ 0 रखने पर, x की जगह 0 रखने पर आपको आंसर क्या मिलता है? -4। ये रिमाइंडर है भाई ना, 0 से डिवाइड करेंगे तो -4 आंसर में आएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक कर देना भैया, इसको शेयर ज़रूर करना सभी के साथ, ताकि सब तक ये वीडियोस पहुंच सके।
ज़्यादा टाइम नहीं है आपके एग्ज़ाम में अभी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आया है और अभी हमने एक MCQs में बनाया ही था, तो मुझे नहीं लगता कि इसको सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी किसी को होगी। ये नंबर हमको दिए, देखो इफ़, डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, गिवन इफ़ 14:35 प्रोपोर्शनेट टू 16:x, ऐसे पढ़ते हैं इसको ना। जब ऐसा हो जाता है तो अपन क्या जानते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मैंने भी आपको नियम क्या समझाया। जब ऐसा होता है 4 नंबर आपस में प्रोपोर्शनेट होते हैं तो एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन हमेशा मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। एक्सट्रीम यानी ये बाहर बाहर लिखे हुए नंबर, बाहर बाहर ये, तो इनका आपस का गुणा, इनके आपस का जो मल्टीप्लिकेशन होना है ये इनके, ये किसके बराबर होगा, ये अंदर अंदर बीच के जो नंबर हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है जब चारों क्वांटिटी प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी ये वाला साइन जब लगा रहता है। तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, या तो आप चाहें तो एक दूसरा ऑप्शन मैं आपको बोलता हूँ, जब रेशियो में 2 क्वांटिटी ऐसे रहती हैं तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो 14/35। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है इक्वल, और इसको क्या लिख सकते हो 16/x। बात वही है, घूम फिर के वही आएगा, क्या, प्रोडक्ट ऑफ, देखना क्या आता है। तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हम किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखो 14 और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा 14x, और 16 और 35 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। x हमको चाहिए 14x के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर भेजेंगे, डिवाइड में आ जाएगा। चलो भैया डिवाइड में आ जाओ ये। अब देखो 14 नीचे आ गया, ये अब कट जाएगा, 7 से कटता है, 7 2 जा, और ये 7 5 जा, कट गया। 2 से 16 कट गया, 8 बार में 8 टाइम्स, और 8 और 5 बचे, 8 पंचे कितना हो गया 40। ये आ गई x की वैल्यू। डायरेक्ट भी आप बना सकते हो और वैसे भी नियम याद रख के बना सकते हो। ये चीज़ जो है ना बच्चे, देखो ये बना और ये बना, ये वही बन गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। चाहे तो हम उससे भी बना सकते थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। बात वही है, देखो एक्सट्रीम में कौन है, ये और ये x, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 14 इंटू एक्स, देखो ना वही तो लिखा है 14 इंटू एक्स। मिडिल में है 35 और 16, ये देखो 16 और 35 का मल्टीप्लाई, तो सेम चीज़ है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं ना, अब इसको ध्यान से समझेंगे आप। हिंदी में क्वेश्चन है, सरल रेखा 5x + 6y - 7 = 0, ठीक है। हाँ, की प्रवणता कहते हैं स्लोप को, ठीक, स्लोप हम आगे बात करते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए, अंतःखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्लोप निकालना है हमको और इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक। चलो बनाते हैं। इंग्लिश में देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप निकालना है। स्लोप कहते हैं ढलान को, किसको कहते हैं जी, ढलान को। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको ये दिया हुआ है, ये, ठीक। एंड इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं, इसको मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, पहले ध्यान से देखो। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक, ये पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो कोई लाइन ऐसी गुजरे जो ओरिजिन से नहीं गुजरे, एक स्ट्रेट लाइन सपोज करो ऐसी गुजर गई, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक। इसका कुछ नाम होगा, नाम क्या होगा मैं आपको जनरल इक्वेशन बता देता हूँ स्ट्रेट लाइन का। दिस इज स्ट्रेट लाइन y = mx + c, ठीक है। ये मान लो इस लाइन का, ब्लू वाली लाइन का नाम है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। यही, इसी से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं, ठीक। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है, देखो ये लाइन ओरिजिन से तो नहीं गई, यहाँ से कहाँ से गई, ओरिजिन छोड़ के इतनी दूर से गई, गैप कितना आ गया, ये वाला गैप आ गया, इतना गैप दिख रहा है ना। तो वो वाला गैप जहाँ से ओरिजिन को छोड़ करके एक लाइन गुजरती है, तो जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, उसी गैप को बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ हमसे पूछा जा रहा है कि ओरिजिन से कितनी दूरी से, ओरिजिन से कितनी दूरी पर लाइन गुजरेगी, ओरिजिन से नहीं गुजरेगी, ओरिजिन से कुछ दूरी पर गुजरेगी,
तो वो दूरी हमको बतानी, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो और पहली चीज़ इसमें स्लोप पूछा है, तो इसको देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमको क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। सरल रेखा लिख लीजिए। मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख लेता हूँ। और ये हमको क्या दिया है, देखो 5x + 6y - 7 = 0, ठीक। अब पहली चीज़ हमको क्या निकालनी है, तो याद रखिए हमको स्लोप निकालना है। स्लोप को ही ग्रेडियंट भी बोलते हैं ना, तो कभी इस नाम से क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। और स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से। और ये देखो मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशन जो बना के दिखाया था, इसमें m जो आता है, दिख रहा है ना, ये m, ये वाला m, यही होता है स्लोप, ढलान, यही बताता है। और ये किसके साथ लगा होता है बच्चे, देख x के साथ लगा है। x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है, स्लोप होता है। लेकिन कब, ये हमेशा काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ तभी x का कोफिशिएंट स्लोप माना जाएगा जब यहाँ पर y के सामने कोई भी नंबर नहीं होगा। y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। बात समझ गए। यहाँ y के सामने देखो कोई नंबर नहीं दिख रहा ना, तो y का कोफिशिएंट क्या मानेंगे, 1। तो जब y का कोफिशिएंट 1 हो और बाकी सारी चीज़ें इक्वल के उस पार हो, तब x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी मेरी बात, और नहीं आई होगी तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो मैं लाइन भी मिटा दिया यार, मैं वापस आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, एक लाइन और मैं बना लेता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम। ये लाइन, रेड वाली लाइन बन गई ना। और इसके इक्वेशन का नाम मैं लिख देता हूँ, दिस हैज़ इक्वेशन y = mx + c। समझ गया ना, m क्या है, स्लोप, यही हमको निकालना है। तो हम करेंगे क्या, देखो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन या जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हम जानते हैं क्या होता है, y = mx + c, ये होता है। तो हमको जो इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन में, प्रश्न में, ये वाला, इस इक्वेशन को भी हम कोशिश करते हैं कि बस इसी फॉर्मेट में जमा दें, ऐसे ही, ठीक। यानी क्या करेंगे, y को बचा लेंगे, बाकी सबको एक तरफ भेजेंगे, ठीक। अब देखो ना, मैं सेम जैसे ये बना है ना, वैसे ही मैं उस इक्वेशन को भी सेट करता हूँ। सिंस 5x + 6y - 7 = 0। जनरल इक्वेशन में y इधर रहता है लेफ्ट तरफ, तो हम इधर y बचाएंगे लेफ्ट तरफ ना, बाकी सबको इक्वल के उस पार भेजते हैं। देखो 6y = ठीक, ये x वाले को हम उधर भेज रहे हैं इक्वल के उस पार, क्योंकि इधर सिर्फ हमको y बचाना है। तो ये इधर प्लस है, 5x प्लस में है, उधर गया तो क्या हो गया, -5x। इस 7 को भी उधर भेजेंगे क्योंकि हमको इक्वल के इस तरफ सिर्फ क्या चाहिए, y चाहिए। 7 इधर निगेटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो गया, पॉजिटिव, +7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने बना लिया, लेकिन y का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए दोस्त, यहाँ देखो y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है। तो यहाँ भी हमको 1 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो 6y है, इसको 1 बनाने का तरीका 6 से डिवाइड कर दो। बीच में इक्वल साइन लगा है, इसका मतलब है इस अकेले को आप 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो। तो जब आप पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड करोगे तो इस 6 के नीचे जब 6 आएगा तो 6 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये सिर्फ y बचा। इसके नीचे जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, -5/6 x, और प्लस इसको भी 6 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 7/6। समझ में आया। अब ये वाला हमारा जो इक्वेशन है ये बिल्कुल जनरल इक्वेशन की भाषा में सेट हो गया है। और जनरल इक्वेशन की भाषा में सेट हो गया तो x के सामने जो चीज़ दिखेगी उसको हम क्या मान लेंगे, स्लोप। तो x के साथ में कौन सा नंबर है, -5/6, तो यही क्या हो गया हमारा। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर स्लोप m = कितना, -5/6। और दूसरी चीज़ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं, c को। यहाँ मैंने बताया c कहाँ दिखता है जी, ये दिखता है c प्लस के बाद बिना वेरिएबल वाला। तो ये जो चीज़ हमको दिख रही है यही क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को हम लोग c से दिखाते हैं ऐसे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 7/6। तो एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर डिटेल के लिए वीडियो डली हैं,
चैनल में जाओ, देखो, एंजॉय करो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें देखो ना, इसमें मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ जिसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे आपसे बन ही जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें आपको क्या करना है दो तरह के एंगल होते हैं। ठीक, एक एंगल होता है रेगुलर। रेगुलर एंगल वो होते हैं जो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में पढ़ते हो, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ये टेबल में आता है ना, आप लोग इसकी वैल्यू याद करते हो, साइन 0, साइन 30, साइन 45, और क्या होता है 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लास 10 तक सिर्फ इतने ही एंगल पर हम रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। जैसे ही कक्षा 11वीं पहुँचोगे तो हमारी वीडियोस देखिए, बड़ा मज़ा आएगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में। ठीक है, तो ये जो एंगल हैं जो अभी तक आप 10वीं तक याद करते हो, इनको मैं बोलता हूँ रेगुलर एंगल। हालांकि बुक में ये सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलेंगी तुमको, ये मैं अपनी भाषा में तुमको बता रहा हूँ। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेगुलर एंगल, जिसकी वैल्यूज़ हम याद करते हैं टेबल से देख के। अब आप इन एंगल्स को पहचान लो भैया, इनके अलावा कोई भी एंगल दिखा, इनके अलावा, जैसे यहाँ देखो क्या दिख रहा है 67, 23, तो ये तो हमारे इस टेबल वाले एंगल में नहीं फंसते ना, तो ऐसे एंगल्स क्या कहलाते हैं, इर्रेगुलर। ठीक है, ग्रामर पे ध्यान नहीं देना भैया, इर्रेगुलर एंगल, कैपिटल स्मॉल ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, इर्रेगुलर एंगल। और इर्रेगुलर एंगल जब भी आएगा तो समझ जाना कौन सा केस आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर मेरा डिटेल लेक्चर अवेलेबल है ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में, जाइए देखिए, अगर मन करता है तो उन्हें ध्यान से समझिए, यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, तो आंसर है ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री बनता हो, ऐसे दो एंगल जिनका सम, जिनका योग कितना बनता हो, 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल हमेशा क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आ गई बात? ओके, जैसे 20 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री भाई कौन होगा, 70 डिग्री, क्योंकि 70 डिग्री ही वो है जो इस 20 के साथ जुड़ के इसको कितना बना देगा, 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का मतलब होता है जिनका सम कितना हो जाए, 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अगर मैं तुमको एक एंगल बता देता हूँ जैसे 20, तो दूसरा एंगल तुम कैसे निकालोगे, हमको पता है दोनों का सम 90 आएगा, दोनों का सम 90 आएगा, दोनों का सम 90 आएगा, उन दोनों में एक एंगल मैंने तुमको बता दिया, तो दूसरा कैसे निकाल सकते हो, 90 में से पहले को घटा के, ये 90 - 20 70 ही ना आएगा। तो ये लिखने का तरीका समझो बच्चों। अगर मैं तुमको बोलता हूँ एक एंगल थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, तो आप इसको इस लैंग्वेज में बताइए, 90 में से यही एंगल घटा दोगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा। दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। से ये समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, 90 में से उसी एंगल को घटा दो, कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। समझ आई बात? अब देखो यहाँ ना, अब यहाँ क्या दिया है थोड़ा सा समझना। यहाँ हमको दिया है 2 tan 67 अपॉन cot 23 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 45 डिग्री दिया है बच्चों, ध्यान से देखना ना, 45 ये तो हमारे इस टेबल की रेंज में फंसता है ना भाई, देखो ना 45 लिखा मैंने, तो ये तो रेगुलर एंगल हो गया। तो इसकी वैल्यू आप टेबल से याद करके पुट करोगे, यहाँ जो रेगुलर एंगल है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और जो रेगुलर एंगल नहीं है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री से बनाएंगे, जो यहाँ नीचे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, तो देखो 45 है तो मतलब हम इसकी वैल्यू टेबल से उठा के रखेंगे, और टेबल की वैल्यू आपको याद करनी है। tan 45 कितना होता है, 1, याद कर लीजिएगा आप, आपके पास अभी भरपूर टाइम है। तो tan 45 की जगह तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो ना, ये 67 और 23 ये तो रेगुलर एंगल नहीं है, इसका मतलब इनको कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है। तो किसी भी एक को कॉम्प्लीमेंट्री में आप चेंज कर लो। अब ध्यान से देखो ना, मैं ऊपर वाले को ही चेंज कर रहा हूँ, 10। इस 67 को मैं 90 माइनस थीटा लिखना चाहता हूँ, तो 90 में से मैं क्या घटा दूँ, 90 में मैं क्या घटा दूँ कि ये 67 बन जाए, इसकी वैल्यू कितनी बन जाए, 67 आ जाए। तो मैं 67 को चेंज करूँ, आप 23 को भी कर सकते हो। तो मैं इसको 90 में कुछ घटा के लिखना चाहता हूँ, तो 90 में मैं कितना घटा दूँ कि 67 ही बचा रहे। तो इसका आंसर नीचे ही दिया रहता है, हमेशा याद रखिएगा, 23। घटा के देखो, 90 में से 23 डिग्री घटाओ, 67 आएगा।
तो ऊपर वाले को मैंने किस लैंग्वेज में लिख लिया, देखो 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो ठीक। ओके, नीचे क्या दिया था, सिर्फ एक को चेंज करना है ना, ऊपर नीचे दोनों को बदल दोगे तो फिर आंसर ही नहीं आएगा कभी भी। tan 45 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ 1, टेबल से याद करके, ठीक, आप याद कर लेना बाद में। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, देखो 90 के सामने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखा रहता है वो पलट जाता है। कौन किस में पलटता है, इस पर भी मेरा पूरा डिटेल लेक्चर है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला लेक्चर जरूर देखो, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ, जो बच्चे नए हैं अभी तक, जिनका प्रिपरेशन नहीं है, वो भी बच्चे समझ जाएं। 90 के सामने जो फंसा ना, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, 90 के सामने साइन है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, ये थीटा साथ में चिपक आता है। इसी तरह से कॉस के सामने अगर 90 माइनस थीटा है तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, साइन थीटा, ये थीटा साथ में चिपका रहता है यहाँ, तो साइन कॉस आपस में चेंज होते हैं, याद रखेंगे, ठीक। इसी तरह से यही लिख लेते हैं tan के सामने अगर 90 माइनस थीटा आया, 90 दिखा तो tan किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, और कॉट के सामने अगर 90 आया तो कॉट किस में चेंज हो जाता है, tan में। तो tan कॉट आपस में चेंज होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, tan कॉट आपस में चेंज होते हैं। और दो रेशियो और कौन सा रहेगा, ये ऊपर लिख देता हूँ मैं, अगर sec के सामने 90 माइनस थीटा आया तो sec जो है वो cosec में चेंज होता है, cosec थीटा, ये थीटा यहाँ जो लिखा रहेगा एंगल ना, वही यहाँ चिपक आता है। और सिमिलरली cosec के सामने अगर 90 माइनस थीटा आया तो cosec फिर sec में चेंज हो जाता है, sec थीटा। तो ये दो तीन चीज़ आप याद रखोगे। अब देखो यहाँ ना, tan के सामने 90 आया, tan किस में चेंज होगा, कॉट में, मैंने यहाँ बीच में बताया, देखो तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2, tan 90 आया तो tan को मैं क्या लिख लूँगा, कॉट, और थीटा की जगह कौन है भैया, यहाँ देखो 23, तो थीटा तो चिपक जाता है, ये 23 चिपक गया, नीचे में क्या है, कॉट 23, और इधर +1। अब देखो कॉट 23 ऊपर, कॉट 23 नीचे, दोनों कट गए, और हमेशा कटेंगे, हमेशा याद रखनी है। इसका बनाने का तरीका ही यही है कि जो भी एंगल इर्रेगुलर एंगल दिखेंगे आपको, यानी टेबल वाले नहीं दिखेंगे, जैसे यहाँ देखो मैं आपको निशानी दिखाता हूँ, यहाँ देखो ये 67, ये 23, रेगुलर एंगल नहीं है, तो हमेशा याद रखना आगे चल के ये कटेंगे और इसकी जगह 1 आएगा, वैल्यू 2 है यहाँ पे, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, हमेशा ये कटते हैं। तो देखो ये कट गया, कटा तो कितना हुआ, 1 आया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2, कॉट कॉट ऊपर नीचे सेम एंगल कट गए, 1 और +1, तो ये आपका कितना आया, 2 + 1 कितना हो गया जी, 3 हमारा आंसर हो गया, ये 3 आंसर हो गया करेक्ट। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार रिवाइंड करके फिर से सुन लेना भैया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, 6वां प्रश्न लेते हैं, और ये बहुत ही आसान प्रश्न, देखो फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आखिरी चैप्टर पे हम पहुँच गए हैं, ये आपका 16वां चैप्टर है मेरे ख्याल से, डाटा एनालाइजिंग वाला, ठीक है। तो इसमें हमको एरिथमेटिक मीन निकालना है, जिसको आप हिंदी में समांतर माध्य भी कह सकते हो, इन्होंने लिखा है देखो समांतर माध्य। और ये कैसे निकलता है मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ मीन, इसको हम दिखाते हैं x बार से ना, मेरा लेक्चर देखिए आप, इसको आपको समझ में आएगा। और इसको निकालने का तरीका है सम ऑफ ऑल नंबर्स या ऑब्जर्वेशंस, और इसको डिवाइड किससे करना है, जितने नंबर हैं उतने उनकी संख्या से, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब सबको हमको जोड़ना है भैया, जोड़ने का काम शुरू कर लो आप। 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24, और कैठो नंबर है, गिन लेते हैं भाई, कैठो है, देखते हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से इसको हम डिवाइड भी कर देंगे। अब आपका काम है इसको जोड़ना और इसको लिखना, मैं ओरल जोड़ के आपको बता देता हूँ। 3 + 6 9 हो गया, और 9 और जोड़ दिया 18 हो गया, 12 जोड़ दिए 30 हो गया होगा, 15 और जोड़ दिए 45 हो गया, ठीक है। 18 और जोड़ दिए, देख लो 45 और 18 कितना होता है भाई, 45 और 18 जोड़ लो भाई कितना होता है, ठीक है। और 21 जोड़ दिए और 24 जोड़ दिए,
ये टोटल जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 108। ठीक है, आप जोड़ के देख लो, इतना काम तो खुद से कर सकते हो। 108 डिवाइडेड बाय 8, इसको कैंसिल कराते हैं चलो। तो 8 से जब ये कटेगा, 8 1 जा 8, 2 बचा 28 हो गया, 8 3 जा 24। तो देखो 8 से पहले हम किसको काटे हैं, 10 को ना, तो ये 8 1 जा 8 कटा, इसमें 2 बचा, 2 और 8 मिल के 28 हो गए। तो हम 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़े, 24 हो गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है 24 हुआ, तो 28 में 24 गया, 4 बचा। अब 8 से तो 4 छोटा है ना, इसलिए यहाँ पर हम डेसिमल लगा देते हैं। ये आप डेसिमल जैसे ही लगा तो आप उस 4 के सामने 0 लगा सकते हो, तो वो 40 हो गया। अब 8 पंचे 40, तो ये कितना आ गया हमारा 13.5। दिस इज़ एवरेज मीन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भैया, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 and 4। वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 7 और 4 हैं। तो चलो जल्दी से बना देते हैं, क्या रखा है इसमें भी। सबसे पहले गिवन आप लिखिए, गिवन। ठीक है, हमको रूट्स दिए हैं, रूट्स को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एक रूट हो गया अल्फ़ा, अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 7, और दूसरा हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बीटा से। बीटा कितना दिया है 4। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, यानी वर्ग समीकरण बनाने के लिए एक ढांचा है, एक फार्मूला है, और वो फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, क्या होता है ये, एक्स स्क्वायर माइनस होता है ना, और यहाँ पर होता है हमारा सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स, और प्लस में होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका है। ये इक्वल नहीं है ना भाई, ये मैं ऐसे लिख दिया हूँ ये, और इसको शॉर्टकट में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो रूट्स हमने किसको माना है, अल्फ़ा और बीटा को, और सम करने को बोलते हैं जोड़ना। तो इसको हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, रूट का मल्टीप्लाई, तो अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कर डालो इक्वल टू 0। ये ढांचा बन गया आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बस इसमें अब आप वैल्यूज़ ला के पुट करिए, और बस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। तो यहाँ हमको रखने के लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या निकालनी है, सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 7, बीटा की वैल्यू 4, ये कितना हो गया 11। दूसरी चीज़ अपने को क्या निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 7 इंटू यानी मल्टीप्लाई 4, 7 चौको 28 हो गया। अब यहाँ हम डायरेक्ट पुट करेंगे, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, सम 11x, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना लिखना है मुझे 28, इक्वल टू 0। ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी, मैंने ऐसे ही लगा दिया। सो दिस इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इक्वल टू 0। ये तैयार हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपन, चलो भाई आगे आ गए। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप 2021 में अपनी बोर्ड परीक्षाएं लिखने वाले हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये कट गया आपके सिलेबस में। ये चौथा चैप्टर हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका क्वेश्चन है, और सम ऑफ एपी के टॉपिक का क्वेश्चन है। और सम वाला जितना भी क्वेश्चन था, जितना भी टॉपिक था, पूरा इस साल रिड्यूस हो गया 2021 के लिए। लेकिन अगर आप 2021 के बाद इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, 2022 में, 23 में, 24 में, कभी भी देख रहे हो, तो फिर आपको इसको बनाना है। 2021 वाले कैंडिडेट, 2021 वाले बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, स्किप करके आप लोग आगे चले जाओगे। फॉरवर्ड कर लो भाई आगे, ज़बरदस्ती नहीं बनाना है। अगर नॉलेज के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो कैसे बना रहा हूँ मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म ऑफ द सीरीज़। ये सीरीज़ हमको दिया है, और ये सीरीज़ कौन सी है बच्चों, एपी। ठीक है, तो पहले मैं एपी लिख लेता हूँ।
AP, ये हमको दिया है 9, 12, 15, 18 और ये AP ऐसे निरंतर चलती जा रही है इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ देखो, हमको कितने टर्म जोड़ने हैं। क्वेश्चन ने बोला 16 पद आपको जोड़ना है। हिंदी में पढ़ के देख लो आप, हालांकि इस पर मेरे डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसको शौक हो वहाँ जाके उसको देख सकता है। ठीक, अब ध्यान से देखो ना, इसमें पहला टर्म कौन सा है। हर AP में हमको क्या क्या चीज़ निकालनी है। ये है पहला टर्म, तो A की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 9। मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं कैसे निकालते हैं, तो आंसर है आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटा दो। तो हम यहाँ पे सेकंड टर्म से पहला टर्म घटाने जा रहे हैं। तो 12 में से अगर 9 घटा दिए तो कितना आ गया, 3। तो 3 हमारा कॉमन डिफरेंस बन गया। अब अपने को कितने टर्म जोड़ना है, क्वेश्चन ही बता दे रहा है, देखो 16 टर्म जोड़ना है प्रभु आपको, 16 टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया 16। और अपने को क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म, और n कितना है 16, यानी 16 टर्म हमको जोड़ने हैं। ठीक, डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। हमको पता है सिंस सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको समझ नहीं आएगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आराम से बनाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। डायरेक्ट हमको पुट करनी है वैल्यू ना, जहाँ जहाँ n आता है वहाँ वहाँ 16 पुट करेंगे। तो देखो सम ऑफ कितने टर्म, 16 टर्म। n की जगह क्या रखना है तुमको, 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय a क्या था पहला टर्म, ये 9 दिख रहा है ना, तो यहाँ हम 9 रख देते हैं, प्लस n की जगह कितना रखना है अपने को, 16, 16 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d कितना निकाले थे, 3, रखते चलते हैं। चलो सारी चीज़ें पुट हो गई। देखो 2 से 16 कटा कितना आया, 8, ये कट गया ना भैया, ये कट गया 2 से। ठीक, उसके बाद देखो 9 और 2 मल्टीप्लाई हुए 18, प्लस 16 में से 1 गया 15, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, ये 8 हो गया, ये 18 और प्लस 15 3 कितना होता है, 45 ही होता होगा। ठीक, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को जोड़ लेते हैं फटाक से। देखो कितना आया, 5 और 8, 8 5 कितना होता है भैया, 13 होता है शायद। ठीक है, 8 5 हाँ 13 ही होता है। ओके, 4 और 1 5 और 1 6 हो गया। अब 63 और 8 इनको हमको मल्टीप्लाई करना है, और आप बहुत आसानी से मल्टीप्लाई करके मुझे बता सकते हो कि कितना आने वाला है। ठीक है, तो 63 और 8 को मल्टीप्लाई करो, बहुत सिंपल है, 504 आएगा लगभग। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, आप करके देख लेना भैया, 504 ये हमारा आंसर है। दिस इज़ सम ऑफ 16 टर्म। ठीक है, तो 2021 में जो बच्चे बोर्ड परीक्षा लिखने वाले हैं वो इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, और बाकी सब प्रैक्टिस करोगे। अगर बाद में आप देख रहे हो तो फिर इसको आप प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 9वां क्वेश्चन है ये, इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर, तो जैसे जैसे टॉपिक आता है वैसे वैसे हम इसको बनाते चलते हैं। गिवन ना, पहले कौन से फिगर के बारे में बात हो रहा है, फॉर सिलेंडर। ठीक, जिसको बेलन बोलते हो हिंदी में, तो आप लोग लिख लेना बेलन के लिए। ठीक, क्या क्या दिया हम नोट करते हैं। डायग्राम बनाने की ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो, अच्छे मार्क्स अगर आप लेना चाहते हो तो आपको बेलन बनाना चाहिए ना। ऐसे मैं यहाँ अगर गड़बड़ कर दूँ तो आप नाराज़ नहीं होना, क्योंकि इसमें थोड़ा उतना मेरी प्रैक्टिस नहीं है स्क्रीन पर बनाने का, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अच्छा खासा बन जाए। ये ठीक, चलो देखो, दिस इज़ रेडियस एंड दिस इज़ हाइट। ये अंदर की जो लाइन आपको ये दिख रही है ना, ये हाइट है, और ये वाली लाइन जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाई, दिस इज़ रेडियस। और ये क्या क्या दिया है ये हम नोट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, चलो, इफ़ द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर व्यास को बोलते हैं, तो हम रेडियस यानी त्रिज्या तो बना ही सकते हैं। यह हम नोट कर लेते हैं, डायमीटर
कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आर कितना होता है, डी का आधा, डायमीटर का आधा, तो इसको डिवाइड कर दिए, ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस अपना कितना हो गया जी 5 सेंटीमीटर। और हाइट क्वेश्चन में दिया है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, उसको भी लिख लेते हैं। हाइट स्मॉल h कितना है ये 7 सेंटीमीटर। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आयतन। तो इस बेलन की आयतन कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला बेस्ड ये पूरे क्वेश्चन होते हैं इस पूरे चैप्टर के। तो मैं यहाँ पर फार्मूला आपको दिखाता हूँ। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, बेलन का आयतन। मैं इंग्लिश में क्या लिख दे रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और इसका फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला कैसे डिराइव होता है मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप जाइए प्लेलिस्ट पर चेक करिए सारी चीज़ें, ठीक। तो चलिए, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, सब जानते होंगे। रेडियस का स्क्वायर है, यानी रेडियस 2 बार लिखना है। रेडियस ऊपर 5 है तो मैं 5 को 2 बार लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाई में। और हाइट हमारी देखो 7 सेंटीमीटर है ये, तो 7 ऊपर 7 नीचे वैसे ही कट गया, 5 5 25 हो गया, 5 5 जा 25। तो 25 और 22 को मल्टीप्लाई करना है। अब ये छोटा सा काम, आप छोटी सी प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो। 22 और 25 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 550। करके देखो 550। ये क्या है, वॉल्यूम। और सेंटीमीटर में सारी चीज़ें दी हैं, और वॉल्यूम किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में। सो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक। ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिर से आपको बता दें कि जितने बच्चे 2021 का बोर्ड परीक्षा लिखने वाले हैं वो बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, नहीं बनाओगे, ठीक। और इसके अलावा 2021 के अलावा कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इस साल रिड्यूस हो गया है, ये पूरा चैप्टर ही आपके 14 नंबर का चैप्टर होता था, प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए, कोविड-19 की वजह से। समझ रहे हो ना। तो चलो भावनाओं को समझो, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करता हूँ मैं इसको, ठीक। प्रूव दैट द सम ऑफ एनी 2 सक्सेसिव ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, और क्रमागत को इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव। मैं भी इसको बताता हूँ क्या है। ऑड नंबर तो तुम लोग जानते ही हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। 20 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, ठीक। तो ये सब तुम लोग जानते हो यार, जो 2 से डिवाइड नहीं होते उसको ऑड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या। और यहाँ पे बोला है सक्सेसिव, यानी लगातार आने वाले विषम संख्या। दो लगातार आने वाले, सक्सेसिव, समझ रहे हैं ना। लगातार आने वाले, यानी सक्सेसिव का मतलब होता है जस्ट बाद आने वाला। एक होता है सक्सेसिव और एक होता है प्रिसेसिव, यानी पीछे वाला। तो इसमें सक्सेसिव वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, तो हम आगे वाले लेंगे। तो इसको समझना ना ध्यान से। हमको प्रूव क्या करना है, पहले वो टॉपिक समझो, उसके बाद फिर हम इस पर आते हैं। देखो प्रूव क्या करना है। हिंदी में हमको प्रूव करना है कि किसी 2 विषम संख्या का योग, लगातार आने वाले विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। गुणज कहाँ है भैया, गुणज, ये 4 का गुणज होता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं द सम ऑफ 2 सक्सेसिव ऑड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल होता है, यानी 2 लगातार आने वाले ऑड नंबर को अगर जोड़ें, सम निकालें, तो वो कितना आएगा। तो आंसर ये है कि वो हमेशा 4 का मल्टीपल आएगा। 4 का मल्टीपल कौन होता है, तो इसका आंसर ये है जो 4 के टेबल में आता है, ठीक। जैसे देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ तुमको, 4 1 जा, ऐसे पढ़ते हो ना टेबल, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 4, तो 4 1 जा 4, 4 आता है ना 4 के टेबल में। फिर देखो ना, ध्यान से समझना, 4 2 जा कितना 8, तो 8 भी आता है 4 के टेबल में। 4 3 जा 12, 12 भी आता है 4 के टेबल में। 4 4 जा 16 आता है। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, 4 8 जा कितना होता है 64। 4 9 जा कितना होता है 4 9 जा, ज़्यादा पढ़ गया यार, मैं 4 का टेबल पढ़ रहा था, 64 लिख गया, गड़बड़ हो गया, रुको। 8 चौको 32 होता है ना,
4 8 जा 32, 4 9 जा 36। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, आप लोग को लगता है कि 4 10 जा पे टेबल ख़त्म हो जाता है, नहीं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 12 जा, कितना होगा 48। ठीक है, इस तरह ये टेबल कंटिन्यू चलता जाता है, इन्फिनिटी तक चलता जाता है। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ बहुत बारीकी से उसको समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ जितने नंबर तुमको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ देखते जाना, जैसे ये 4 हो गया, ठीक, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, और ये 32 हो गया, ये 36 हो गया, ये 48 हो गया। ये जितने नंबर तुमको दिख रहे हैं ये सब 4 के टेबल में आने वाले नंबर हैं। और 4 के टेबल में आने की निशानी क्या है? निशानी ये है कि ये नंबर देखो 4 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये बना, यानी ये 4 के टेबल में आया। ये नंबर 4 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 12 बन गया, 4 के टेबल में आया। ये नंबर 4 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 4 के टेबल में आ गया। देखो 9 को देखो, 9 के साथ जब 4 मल्टीप्लाई में लिखा गया तो ऐसा नंबर बना 36 जो 4 के टेबल में आता है। कहने का मतलब किसी भी नंबर को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक ऐसा नंबर बन जाता है जो 4 के टेबल में आने वाला हो। बात समझ आया? तो ऐसे नंबरों को देखो, इसी को बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 जो ऊपर लिखा है ना, मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 के टेबल में आने वाला, और उसकी निशानी कौन, कि एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई में कौन दिखना चाहिए, 4। तो किसी भी नंबर का, जैसे 3 देखो, यहाँ देखो 3 तो 4 के टेबल में नहीं आता ना, लेकिन 3 के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई में दिखने लग जाए तो इससे जो नंबर बनेगा वो 4 के टेबल में ज़रूर आएगा। समझ आया? तो किसी भी नंबर, जैसे मान लो 17 एक नंबर है, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई में मैंने 4 दिखा दिया तो इससे जो नंबर बनेगा वो हमेशा किस में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, तो वो 4 का मल्टीपल कहलाएगा। तो 4 के मल्टीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई में ला के दिखा देना है, बस वो 4 का मल्टीपल बन गया। यही हमको प्रूव करनी है। मेरा ख्याल है बात समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो मेरा वीडियो इस पर आ जाएगा, पूरा डिटेल लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करवाया है 14 नंबर के चैप्टर में इस साल। चूँकि वो चैप्टर कट गया इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया है। जैसे ही आपके ये सेशन ख़त्म होता है, नया सेशन शुरू होता है, तो मैं 14 चैप्टर अपलोड कर दूंगा। बहुत डिटेल से पढ़ाया मैंने, देखिए अगर आपको टाइम लगता है तो। ठीक, तो चलो इसको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 ऑड नंबर मान लेते हैं। अब थोड़ा ऑड नंबर का कहानी समझो ना। इन्होंने बोला है सक्सेसिव ऑड नंबर, लगातार आने वाले। तो अगर बच्चों में बोलूँ कि एक ऑड नंबर मैं ले रहा हूँ 3, तो इसके जस्ट बाद आने वाला ऑड नंबर कौन होगा, 5। ये तो समझ रहे हो ना। अब देखो ये कैसे बनता है। एक नंबर मैंने क्या सोचा, 3। दूसरा नंबर प्राप्त करने के लिए पहले नंबर में कितना जोड़े तो दूसरा मिल गया। देखो ध्यान से देखो, पहला नंबर 3 है तो पहले में क्या जोड़ दें कि अगला ऑड नंबर मिल जाए। तो आंसर है पहले नंबर में क्या जोड़ना है आपको, 2। समझ आया? किसी भी में 2 जोड़ते जाओ तो हमेशा ऑड नंबर बनता जाएगा। किसी में भी के मतलब ये है कि ऑड में अगर 2 जोड़ोगे तो, इवन में 2 जोड़ दोगे तो इवन ही बन जाएगा भाई। समझ रहे हो ना बात को? तो किसी भी ऑड नंबर में अगर 2 जोड़ दिए तो जस्ट उसके बाद वाला ऑड नंबर आ जाएगा, और अगर किसी ऑड नंबर में 2 घटा दिए, माइनस कर दिए, तो जस्ट उससे पीछे वाला ऑड नंबर बन जाएगा। अब यहाँ हमको तो पता नहीं कि कौन से 2 ऑड नंबर हमको लेने हैं। 2 सक्सेसिव ऑड नंबर तो बोल दिया है वो, लेकिन हमको ये तो नहीं पता है ना कि कौन से 2 ऑड नंबर हमको लेने हैं। तो चलो अपन कुछ मान लेते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना ना, अगर मैं एक नंबर को क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो दूसरा नंबर क्या बन जाएगा, दूसरा नंबर कितना जोड़ना है, 2। तो ये जस्ट इसके बाद वाला ऑड नंबर बन जाएगा। लेकिन एक इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि देखो ये अगर एक ऑड को आप x मानोगे तो कोई इसको इवन भी तो समझ सकता है ना, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो पहले हम ऑड थोड़ा ढंग से बनाएंगे। ठीक, अब ये मेरी बात ध्यान से समझना ना, ऑड कैसे बनता है, ये छोटा सा फंडा समझो, उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो ऑड नंबर कैसे बनता है, जैसे मैंने तुमको बोला एक नंबर है 3 या 1 ले लेते हैं, चलो 1। एक नंबर क्या मान लिया मैंने, 1। 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर ना। ठीक, ये तो ऑड दिख रहा है मुझे। अब ध्यान से देखना ना, अगर मैं इस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैसा नंबर बन जाएगा, इवन। तो हमेशा याद रखना कि अगर हमको इवन नंबर बनाना है तो कोई भी चीज़ आप मानो उसको किससे मल्टीप्लाई करके दिखा दो, 2 से, तो हमेशा वो क्या बन जाएगा, इवन नंबर, विषम संख्या, सॉरी सम संख्या बन जाएगा, इवन नंबर। और ऑड बनाना है तो आपको पता है, इवन नंबर आपको पता चल जाए और आपको ऑड पता करना हो तो हर इवन नंबर के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होता है, ऑड होता है ना। जैसे 2 के बाद जस्ट कौन आता है, 3,
तो वो ऑड होता है ना। तो 2 में कितना जोड़ दूं कि ऑड बन जाए, तो सब जान रहे हो 1 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, ऑड। और इवन नंबर बनाने का तरीका मैंने क्या बताया, 2 से मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर को, वो इवन बन जाएगा, उस इवन में 1 प्लस कर दो तो वो ऑड बन जाएगा। अब देखो एक नंबर मैंने इमेजिन किया x, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, इवन बन गया। अब ये 2x कैसा नंबर है, इवन, और अगर मैं इस 2x में 1 और जोड़ दूं तो अब ये कैसा नंबर बन गया, ऑड। तो ऑड नंबर बनाने का तरीका समझ में आया। किसी भी नंबर को x हमको नहीं पता है, अगर मैं सिर्फ x मान लेता हूँ, बच्चे ध्यान से समझना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इसमें बच्चों को, क्योंकि ये चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा है इसलिए आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर मैं किसी नंबर को x ही मान लेता हूँ, x, तो x तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी डाउट क्रिएट कर सकता है, ऑब्जेक्शन लगा सकता है कि नहीं नहीं ये तो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो ठीक है भैया, हम उसको पहले इवन बना लेते हैं। तो किसी भी नंबर को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो हमेशा इवन बन गया, और उसके बाद उसमें 1 जोड़ दो तो क्या बन गया, वो इवन में 1 जुड़ेगा तो हमेशा वो ऑड बन जाएगा। तो ऑड नंबर बनाने का तरीका क्या है, ये इवन में 1 प्लस करो, ऑड बन गया। अब हमको 2 ठो ऑड नंबर इमेजिन करना है, 2 ऑड नंबर हमको इमेजिन करना है। अब ध्यान से समझना ना, मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, देखो, लेट 2 ऑड नंबर बी, कौन कौन से हैं। एक तो ऑड नंबर बनाने का तरीका देखो, ये दिख रहा है, एक ऑड नंबर मैंने क्या माना, 2x + 1, ये पहला ऑड नंबर हो गया, हुआ ना। और मैंने आपको यहाँ नीचे क्या बताया था, एक ऑड नंबर अगर 3 है और जस्ट इसके बाद वाला दूसरा ऑड नंबर अगर निकालना है तो क्या करना पड़ता है, उस नंबर में 2 जोड़ देना पड़ता है। पहला ऑड नंबर मैंने ये मान लिया है 2x + 1, इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो इसके जस्ट बाद वाला ऑड नंबर आ जाएगा, तो 2 जोड़ देते हैं, 2x + 1 में 2 जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, 2x + 3, दिखा। तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 2x + 3। भाई 2 जोड़ोगे तो 1 के साथ 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3। तो 2 ऑड नंबर कौन से हो गए, 2x + 1 और 2x + 3। समझ आ गई बात, 2 ऑड नंबर आपको। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चल रहे हैं, ठीक है। या मैं इसको पहले बहुत हौच पौच हो गया, मैं मिटा देता हूँ, पूरी चीज़ क्लियर करता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान से, लेट 2 ऑड नंबर बी, एक ऑड नंबर को मैं ए से दिखा दे रहा हूँ और इसको मैं क्या मान रहा हूँ, 2x + 1, और दूसरे ऑड नंबर को मैं बी से दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं क्या मानूंगा, पहले में मैं अगर 2 जोड़ दूंगा तो जस्ट दूसरा ऑड नंबर बन जाएगा, ये समझ गया, 2 ऑड नंबर हमने मान लिया। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, सम ऑफ एनी 2 सक्सेसिव ऑड नंबर, जोड़ना है। तो 2 ऑड नंबर मैं मान चुका हूँ, तो मुझे क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। ए और बी लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़ रहा हूँ, राइट हैंड साइड के साथ। अगर आप ए और बी नहीं भी मानते ना, कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप 2x + 1 लिखो, डायरेक्ट आप 2x + 3 लिखो, जैसे इससे पहले मैं लिख रहा था। और ऐसे भी मानते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, आंसर तो आना ही है। दोनों को जोड़ देते हैं, चलो देखो, 2x + 1 और 2x + 3। इसी वीडियो के लेक्चर में मैंने आपको शुरू में बताया था कि x वाला x वाले के साथ जुड़ता है, तो ये 2x साथ में जुड़ जाएंगे और 1 और 3 साथ में जुड़ जाएंगे, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 4x, और ये कितना हो गया, 4। अब दोनों में देखो 4 कॉमन दिख रहा है, तो हम दोनों से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ क्या लिख दिए, x + 1। कॉमन निकलने के बाद x + 1 ही बचेगा। अब x + 1 कोई भी नंबर हो सकता है ना, इस x + 1 को मैं m मान लेता हूँ, m, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 4m, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, लेट x + 1 = m। ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, x + 1 तक भी मैं उसको m लिख ले रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये क्या आया, देखो भैया, a और b 2 ऑड नंबर थे, दोनों ऑड नंबर को मैंने जोड़ा तो ये क्या बना, किसके बराबर आया, थोड़ा ध्यान से समझना, शुरू से याद करो। 4 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई में ला के दिखा दिया, तो ये क्या प्रूव हो गया, 4 का मल्टीपल दिख रहा है तुमको ऊपर क्वेश्चन में दिख रहा है, देखो, मल्टीपल ऑफ 4 दिखा।
तो हमने क्या किया, दो ऑड नंबर को जोड़ा, लगातार आने वाले ऑड नंबर को, और उसको क्या ला के दिखा दिया, 4 का मल्टीपल। देखो ना 4 के साथ मल्टीप्लाई में दिख रहा है m क्या है, x+1, 4 के साथ मल्टीप्लाई में है x+1। 4 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो कौन सा नंबर बनेगा, जो 4 के टेबल में आता है। सो दिस इज मल्टीपल ऑफ 4। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देयरफॉर सम ऑफ 2 को पूरा ही मिट गया, सम ऑफ 2 सक्सेसिव ऑड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4। और ये चीज़ हमने अभी प्रूव करके दिखा दी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारा डिटेल लेक्चर देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर कर समझ में आएगा। इससे आगे हम इसको और कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और अब ये सेट भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो बस शुरू से लेके 10 क्वेश्चन ही हमको बनाने थे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक सेम रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। किसकी तरह, सेट ए की तरह। तो सेट ए हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा दिया है, उसको देखिए 11 से लेके 18 तक के क्वेश्चन। बस खाली सेट बी और सेट सी में क्या है, नंबरिंग ऊपर नीचे रहती है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो उन क्वेश्चन को फिर से यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे। तो सेट ए में आप क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक देख लो, बस बाकी के सेटों में उनकी गिनती ऊपर नीचे रहती है, बस हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन सेम रहते हैं, शुरू के 10 क्वेश्चन बस अलग अलग रहते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं अपन सेट सी वाले प्रॉब्लम्स के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।